तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। विद्या क्रिएटर्स के ऑनलाइन मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारे करंट अफेयर्स की और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स हम लोग। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सीधे। वेयर डिड द 19th एनुअल मीटिंग ऑफ द सेक्रेटरियल ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट टेक प्लेस? यानी संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषद के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक कब हुई है? यानी हर एक साल में ये बैठक होती है और ये कहाँ हुई है और भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेशन इसमें किसने किया? देखिए भाई, ऑप्शन है अपने सामने। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। वैसे आपको बता दें जितने भी ये हैं आपके कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, जितने भी हैं आप ये समझ लीजिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़कर जिसके नाम के आगे स्थान लगा होता है ये कभी न कभी रूस के, जो पहले थे ना सोवियत संघ, उसका हिस्सा होते थे। आजकल भाई सब हट गए, अलग हो गए हैं, तो अब रूस हो गया, पहले सोवियत संघ होता था। तो ये सब जितने फिलहाल ये चार ऑप्शन लिखे हैं ये कभी सोवियत संघ यानी रूस का हिस्सा थे, बाद में सब ये अलग अलग हो गए। कहाँ हुआ भैया? और भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेशन किसने किया? तो भारत की तरफ से आप देख सकते हैं भैया रिप्रेजेंटेशन किसने किया है? अजीत डोभाल ने। अजीत डोभाल जी, अजीत डोभाल ने एससीओ बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का जो है वो किया है, आपका नेतृत्व किया है। ठीक है, अजीत डोभाल भैया। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल ने संघाई सहयोग संगठन के सुरक्षा परिषद के सचिवों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का रिप्रेजेंटेशन किया है। ठीक, और इनकी 19वीं बैठक कहाँ हुई है भैया? कजाकिस्तान। अब देखो भाई, वैसे तो रटने में बड़ा आसान है कजाकिस्तान, लेकिन ऑप्शन इसके हमेशा ऐसे आते हैं कंफ्यूज जाते हैं। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना, किर्गिस्तान। तो इसमें याद रखना भैया कजाकिस्तान, नाम में कंफ्यूज ना होना, सारे स्थान लगे हुए हैं कजाकिस्तान। ठीक, अच्छा। और संघाई सहयोग संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोक्यो। ठीक, और क्या हुआ है, सबने एक साझा कार्यक्रम चलाया, यानी जितने भी इसके सदस्य देश हैं उन्होंने एक साझा कार्यक्रम चलाया है। और मोस्टली आप समझिएगा जब भी इस तरह की बैठकें होती हैं जहां पर साझा कार्यक्रम होते हैं, उनमें कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जो लगभग सब जो बैठक होती है सबके एजेंडे में होती है। जैसे खासतौर से आतंकवाद हो गया, एआई का ज्यादा इस्तेमाल हो गया, है ना, रक्षा में एक दूसरे का हम लोग सहयोग करेंगे, इस तरह की चीजें हमेशा बैठक में होती है। यहाँ पे देखिए भैया, आतंकवाद, टेररिज्म, अलगाववाद यानी सेपरेशन, उग्रवाद का करने के लिए एक सहयोग कार्यक्रम, और 2024 से 29 के लिए जो एंटी ड्रग रणनीति है उसको अपनाने की वकालत की गई है। यानी सहयोग, जो संघाई सहयोग संगठन है, इन्होंने कहा कि हम आतंकवाद हो गया, उग्रवाद, ये आपका जो अलगाववाद है, सेपरेशन है, इस तरह की चीजों के लिए, और ये जो आपका एंटी ड्रग रणनीति है, यानी ड्रग्स की स्मगलिंग है, ड्रग्स के बढ़ते जो यूज हैं, इनको रोकने के लिए एक आपस में साझा कार्यक्रम करेंगे। यानी हम आपका सहयोग करेंगे, आप हमारा सहयोग करो, और सब लोग मिलकर इन बुराइयों से लड़ेंगे, सब लोग मिलकर। ठीक, अब जो संघाई सहयोग संगठन है उसके विषय में समझ लें। 2001 में इसकी स्थापना होती है 15 जून के दिन। बीजिंग में इसका मुख्यालय है और महासचिव है झांग में, ये चीन के ही है। इसके जो सदस्य देश है उसमें ईरान है, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 9 इसके सदस्य देश हैं। इसमें 3 ऑब्जर्वर कंट्री भी हैं जो पर्यवेक्षक देश हैं, उनमें है अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया। यहाँ पे याद रखना है भारत इस संगठन का जो जिसे कहते हैं ना स्थापना वाला सदस्य, वो नहीं है। ठीक, क्योंकि जब इसकी संस्थापना हुई तो 5 देश थे, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। भारत इसमें बाद में शामिल हुआ। भारत और पाकिस्तान आधिकारिक यानी ऑथराइज तौर पर 2017 में शामिल हुए। अब 2001 में ये बना, उस समय केवल 5 देश थे जिन्होंने इसकी स्थापना की। 5 देश कौन कौन से थे भैया? चाइना, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिस्तान। और इंडिया इसमें शामिल हुआ कब भैया? इंडिया और पाकिस्तान एक साथ 2017 में इसमें शामिल हुए, और ईरान 2023 में इसमें शामिल हो गया। यानी फिलहाल इसमें 9 देश हैं।
ईरान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक, चलिए आगे आते हैं। पिछला, और चूंकि ये वार्षिक है, 19वीं वार्षिक बैठक है, मतलब हर साल होती है, तो इसके पहले समरकंद में हो चुका है भैया 2022, 2023 में भारत में हो चुका है, 2024 में इस बार कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ है, अस्ताना में हुआ है। जब भी आप वीडियो देखना तो आप दिमाग लगाना, ये जो शब्द आ गया समरकंद, ये आपने कहां पढ़ा है बताइएगा, सोच के बताइएगा। हिंट आपको दे दे, ये आपको इतिहास में मिलेगा। हिंट आपको दे दे, ये मध्यकालीन इतिहास में मिलेगा। समरकंद याद करिएगा, बड़ी प्रसिद्ध जगह है, यहाँ से एक मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आया था, नाम आपने खूब सुना होगा, ठीक है ना। नाम नहीं ले रहे इसलिए कि आप थोड़ा दिमाग को जोर लगाइएगा, बस गूगल मत करिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। ठीक, चलिए, राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? समुद्री दिवस। अब समुद्री दिवस मनाते क्यों हैं? रीजन है, पहले समुद्र पर एक तरह से कह दिया जाए, समुद्र का जो जल है, समुद्र है, उसमें जो शिप घूमते हैं, उनमें ब्रिटेन का, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड का एक एकाधिकार था। अधिकतर उसी के जहाज पूरे विश्व के चक्कर लगाते थे, बड़े बड़े चक्कर लगाते थे। याद करिए, एक नाम आपने सुना होगा, चार्ल्स डार्विन का बीगल नामक जहाज, उन्होंने पूरा चक्कर लगा लिया। तो अधिकतर वहीं के लोग चक्कर लगाते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ, अप्रैल का महीना है, चूंकि अप्रैल के करंट अफेयर्स है, पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के कुछ नाविकों ने इंग्लैंड के एकाधिकार को चुनौती दी और उन्होंने भी समुद्र से चक्कर लगाया। बस तभी से हम लोग राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। किस दिन मनाते हैं चलिए देखते हैं। मनाते भैया कब? 5 अप्रैल को, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। ठीक भैया, नेशनल मैरीटाइम डे। यहां पे भैया भारत के जो नाविकों ने इंग्लैंड के एकाधिकार को चुनौती देते हुए समुद्र का चक्कर लगाया, तभी से हम लोग मनाते हैं 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है और ये दिन जागरूकता फैलाने और देश की आर्थिक वृद्धि और विकास में सुधार के लिए भारत के समुद्री क्षेत्र का क्या योगदान है, उसका क्या प्रयास है, इसको मान्यता देने के लिए। यानी भारत के विकास में समुद्री चीजें, या ये कह लो समुद्र क्षेत्र का प्रयास क्या है, उसका योगदान क्या है, लोगों को इसके विषय में जागरूक करने का उद्देश्य है। अब सीधी सी बात, हम लोग सोचते हैं देश का विकास तब होगा सब जब हमारी सेनाएं अच्छी होंगी, जब सड़कें अच्छी होंगी, जब हमारा जीडीपी अच्छा होगा, इस तरह का। लेकिन देश के विकास में समुद्री क्षेत्र जो है वो क्या प्रयास करता है, समुद्री क्षेत्र का योगदान क्या है, इसके प्रति लोगों की जागरूकता और जानकारी बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है कि लोग ये भी तो जाने देश के विकास में समुद्र का क्या योगदान है। थीम 2024 की क्या है? भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा पहले। सुरक्षा पहले। 5 अप्रैल 1919 को पहला भारतीय वाणिज्यिक जहाज, नाम क्या था भैया? एमएस रॉयल्टी, समुद्री मार्ग पर ब्रिटिश एकाधिकार को तोड़ते हुए, ब्रिटिश एकाधिकार, एक समय तो ब्रिटिश के ही जहाज सब जगह घूमते थे, इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश एकाधिकार को तोड़ते हुए यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पर निकला। जो इंग्लैंड के जहाज पूरी दुनिया में घूमते, इंडिया वाले इंग्लैंड पहुंच गए, इंडिया वाले इंग्लैंड पहुंच गए। नाम जहाज का क्या था भैया? एस लॉयल्टी। यह आयोजन भारत के शिपिंग उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण कदम था और इसी दिन को याद रखने के लिए हम लोग मनाते हैं 5 अप्रैल को समुद्री दिवस। हाँ, ये कह सकते हैं कि देश के विकास में समुद्री क्षेत्र का योगदान क्या है, उसका प्रयास क्या है, इसके प्रति लोगों को जागरूक करना भी इस दिन का उद्देश्य होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया अगले पॉइंट की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द हेल्थ चेकअप हेल्थ टेक ऐप न्यूट्री प्लस टू डेमोक्राइज हेल्थ मॉनिटरिंग इन द कंट्री? अच्छा भैया, यानी कुल मिला के अपने देश में स्वास्थ्य की निगरानी के लिए किसने न्यूट्री प्लस एक ऐप जो है लॉन्च किया है, न्यूट्री प्लस। अब आप टीवी भी तो देखते रहते होंगे, ऐड तो देखते होंगे। अब आप दिमाग लगाइए थोड़ी देर के लिए, कहां पे किस टीवी के ऐड में न्यूट्री प्लस नाम की एक शब्द आता है? यहां पे समझिएगा, बिस्किट आप सभी ने खाए होंगे, पार्ले जी के नहीं किसी और के। समझिएगा, ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस, ये आपने खूब सुना होगा, ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस। तो इन्होंने भारत में स्वास्थ्य निगरानी ऐप न्यूट्री प्लस लॉन्च किया है, जो बताएगा। अब ये ब्रिटानिया वैसे तो मोस्टली ब्रिटानिया के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन अधिकतर ब्रिटानिया के जो प्रोडक्ट है वो बिस्किट से स्टार्ट हुए थे। तो ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस ने भारत में क्या किया है? स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी के लिए एक ऐप बनाया है, जिससे ये पता चलता है
कि आप स्वस्थ हैं, आपकी क्या कमी है, आपके शरीर में क्या कमी है, कितनी स्टेप आपको रोज चलनी चाहिए, डायबिटीज का लेवल क्या है, इस तरह की चीजें ये बताएगा। उपभोक्ताओं के साथ जुड़ाव को गहरा करने के लिए बिस्किट ब्रांड ब्रिटानिया न्यूट्रीचॉइस ने एक हेल्थ टेक ऐप न्यूट्री प्लस लॉन्च किया है। ये केवल इसलिए भी है, और वैसे भी आप समझ रहे हैं जैसे जैसे जो है जितने भी हमारे बिजनेस मॉडल हैं, जो चीजें आगे बढ़ती हैं, धीमे धीमे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग डोमिनेट करने का प्रयास करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने ग्राहकों से डायरेक्ट जुड़ने का प्रयास करते हैं। जो भी ब्रांड अपने कस्टमरों से जितना ज्यादा जुड़ा होगा, सीधी सी बात है, जितना कस्टमर से जुड़ेंगे उतना ही हमारी मार्केट वैल्यू और ब्रांड वैल्यू होगी। तो यहाँ भी ब्रिटानिया ने क्या किया, अपने कस्टमर से डायरेक्ट जुड़ने के लिए या ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए यह ऐप लॉन्च किया। ऐप को एक्टिवो लैब्स के साथ सोसाइटी में डिजाइन किया गया और यह स्वास्थ्य और कल्याण मैट्रिक्स की निगरानी करने में सक्षम बनाता है। अब क्या भैया, इससे देश में स्वास्थ्य निगरानी को और डेमोक्रेटिकल बनाया जा सकता है। किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य निगरानी, याद करिए जब कोरोना का समय था तो सब लोगों में ऐप डलवाया गया था, क्यों भाई, आरोग्य सेतु। उसमें ये बताते थे कि आपको नहीं, आपने देखा होगा आरोग्य सेतु में कई सारे इस तरह की चीजें आती थी कि आप इतनी देर तक, सेकंड तक सांस रोक लीजिए तो आपको कोरोना नहीं है, आप कितना दिन भर चलते हैं। ये स्वास्थ्य निगरानी ऐप था। इसी तरह से ये भी एक स्वास्थ्य निगरानी ऐप है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये अर्णव गोस्वामी हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ विच बैंक इन अप्रैल 2024। ये अर्णव गोस्वामी वो वाले नहीं है, ध्यान रखना, वो जो टीवी में चिल्ला रहे थे वो वाले नहीं है, ये अर्णव गोस्वामी दूसरे हैं। अप्रैल 2024 में अर्णव गोस्वामी को किस बैंक का मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किस बैंक का बनाया गया? अर्णव गोस्वामी। भाई इसमें कंफ्यूज ना होना, बार बार कह रहे हैं अर्णव गोस्वामी वाले नहीं है, याद आया ना, ड्रग्स दो वो वो सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में काफी एक्टिव रहे थे, तो वो वाले अर्णव गोस्वामी की बात कर रहे हैं। ठीक, वो नहीं है ये। ठीक, तो पंजाब एंड सिंध बैंक ने अर्णव गोस्वामी को सीएफओ नियुक्त किया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। पंजाब और सिंध बैंक ने 3 साल के लिए कार्यकाल के लिए महिमा अग्रवाल की जगह अर्णव गोस्वामी को अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर घोषित किया। इसके पहले कौन थी भैया? महिमा अग्रवाल थी। अर्णव गोस्वामी एक सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में, एक अनुभवी वित्त पेशेवर है। ठीक, और इसके पहले इन्होंने इंडसन बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में भी काम किया है। इसके पहले ये बंधन बैंक में भी काम कर चुके हैं। यानी भैया साफ दिख रहा, बहुत जबरदस्त अनुभवी है, सीए है। यानी सोचिए, इंडसन बैंक में काम कर चुके हैं, आईसीआईसीआई में कर चुके हैं, बंधन बैंक में काम कर चुके हैं। अब इनको चीफ जो है फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया पंजाब एंड सिंध बैंक में। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। विद्या रानी देवी, जिन्होंने हाल ही में थाईलैंड के फुकेट में कांस्य पदक जीता है, किस खेल से संबंधित है? अब इनका नाम तो आपने भैया एशियन गेम्स में भी खूब सुना होगा, एशियन गेम्स में भी पदक जीता था। किसमें भैया? ये है वेट लिफ्टिंग में। चलिए देखते हैं। तो भैया विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन यानी 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 वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में क्या जीता भैया? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एक चीज और समझिएगा, भारत में, भारत के ओलंपिक इतिहास में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, यानी ओलंपिक में पदक जीतने वाली, पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला वो थी भैया कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी। अब आप कहेंगे कल्लम जो है कर्णम कर्णम मल्लेश्वरी यहां से कहा गई, ये तो भाई ये है, लेकिन हम बताना चाहते हैं उनका गेम क्या था, किस गेम की थी वो? तो उनका गेम था भैया क्या? वेट लिफ्टिंग, और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और ये किस सन की बात है? वर्ष 2000। वर्ष 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी वो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने पदक जीता। हालांकि उसके बाद एमसी मैरी कॉम ने भी जीता, साइना नेहवाल ने, पीवी सिंधु तो 2 बार जीत गई। एक बार वो सिल्वर लेके आई, एक बार ब्रॉन्ज मेडल लेके आई। अब देखो एक चीज समझना, सिल्वर लेके आई पीवी सिंधु,
इसका मतलब फाइनल मुकाबले में गई होंगी, जीती तो गोल्ड और हार गई तो सिल्वर, यानी फाइनल में जाने वाली पहली भारतीय महिला कोई पूछ दे तो आप बोलोगे पीवी सिंधु। लेकिन पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। बाकी आप महिलाओं में जानते हैं कर्णम मल्लेश्वरी हो गई, साक्षी मलिक हो गई, एमसी मैरी कॉम हो गई, साइना नेहवाल हो गई। उसके अलावा और देखें, नाम देखें भाई, है ना, जैसे कर्णम मल्लेश्वरी हो गई, कर्णम मल्लेश्वरी हो गई, कर्णम मल्लेश्वरी हो गई। उसके अलावा भैया एमसी मैरी कॉम हो गई, मैरी कॉम हो गई, साइना नेहवाल हो गई, साइना नेहवाल हो गई। साइना नेहवाल के बाद और पीवी सिंधु हो गई, पीवी सिंधु, पीवी सिंधु हो गई। और भैया साक्षी मलिक, साक्षी मलिक। और भैया मीराबाई चानू हो गई, मीराबाई चानू हो गई। लवनीना, ये तो इसी बात की है। ये सारी महिलाएं भी हैं जो पदक जीत चुकी हैं, लेकिन अगर कोई कह दे ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो आप बोलेंगे कर्णम मल्लेश्वरी। भाई सीधी सी बात है, हम लोगों को व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला पदक मिला 1952 में, केडी सिंह यादव। 1952 के बाद हमें व्यक्तिगत स्पर्धाओं में, पर्सनल, हॉकी में मिलते रहे, हॉकी के अलावा किसी ने नहीं मिला, तो हमें कोई पदक नहीं मिला। 1952 के बाद सीधे 1996 मिला लिएंडर पेस ने, और 96 के बाद सन 2000 में कौन भैया? कर्णम मल्लेश्वरी, यानी पहली भारतीय महिला जिन्होंने पदक जीता। फिर 2004 में, 4 साल में हो रहा है, 96 में लिएंडर पेस, सन 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी, 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर जो आजकल मंत्री भी हैं, अभी चुनाव भी लड़ रहे हैं बीजेपी से, तो राज्यवर्धन सिंह राठौर 2004 में। और फिर 8 में आ जाओ, तब 3 लोग जीते थे, जिसमें याद करिए एक नाम था सुशील कुमार, जो 8 में भी जीते, 12 में भी जीते, 16 में वहां तक पहुंच नहीं पाए, उसके बाद एक मर्डर केस में जेल में चले गए। ठीक, तो यहां हमको याद क्या रखना है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है भैया? कर्णम मल्लेश्वरी, सन 2000 में। गेम कौन सा भैया? ये आपका था वेट लिफ्टिंग। इसी वेट लिफ्टिंग में विंध्या रानी देवी ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता। इन्होंने अभी हाल ही में जो एशियन गेम्स थे उनमें भी पदक जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता भारोत्तोलन विंध्या रानी ने थाईलैंड के फुकेट में आईडब्ल्यूएफ विश्व कप 2024 में क्या जीता भैया? ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। देवी भारोत्तोलन विश्व कप 55 किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। इसके पहले अभी वर्ल्ड कप में भाई हर गेम का वर्ल्ड कप भी होता है, जैसे आपका जेवलिन थ्रो का, भाला फेंक का वर्ल्ड कप होगा, कुश्ती का अलग होता है, सबके वर्ल्ड कप होते हैं। तो ये जो वर्ल्ड कप है आपका रेस्ट, आपका वेट लिफ्टिंग का, इसमें कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला है। ठीक, अच्छा, विंध्या रानी और मीराबाई चानू, ये मीराबाई चानू वो जिन्होंने इस बार ओलंपिक में पदक जीता है। आईडब्ल्यूएफ विश्व कप 2024 में प्रतिस्पर्धा करने वाली एकमात्र 2 भारतीय थी, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई, अभी चल ही रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भैया, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो। नाटो खूब नाम सुना होगा आपने, जब भी युद्ध की कहीं बात आती है, नोबेल शांति पुरस्कार की बात आती है, हथियारों की बात आती है, आपने नाटो खूब नाम सुना होगा। नाटो ने 4 अप्रैल को अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ यानी एनिवर्सरी मनाई है। कह रहा है नाटो का मुख्यालय कहाँ है? द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो हैज सेलिब्रेट द 75th anniversary of its establishment on April 4. Where is the headquarter of NATO? नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? 4 ऑप्शन आपको मिले हुए हैं, है ना। और अगर इसी में जो ऑप्शन दिए, अगर आपसे पूछे जल्दी से, नहीं ऑप्शन में कि किसे बोलते हैं फैशन की नगरी, कोई बताएगा किसे बोलते हैं फैशन की नगरी? या एक और बोल रहे इसी में कि कहाँ इस साल जून जुलाई अगस्त में ओलंपिक होने वाले हैं? यही 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से कहीं ओलंपिक भी होने वाले हैं, और ये ओलंपिक वही होने वाले हैं जिसे फैशन की नगरी कहते हैं। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग बताते हैं। ये फिलहाल आंसर है पेरिस। पेरिस, यहां इस बार ओलंपिक हो रहा है 2024 के, ओलंपिक 2024 यही हो रहा है भैया। ठीक, और इसी को बोलते हैं क्या? फैशन की नगरी, फैशन की नगरी। ठीक, इटली, सॉरी फ्रांस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये उसका आंसर नहीं, वो तो हम अलग से बता रहे थे। नाटो ने सामूहिक रक्षा के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। आंसर इसका ये क्या है भैया? ठीक, तो
जो नाटो है इसने 4 अप्रैल को अपनी स्थापना की वर्षगांठ मनाई, ठीक है। 1949 में आज ही के दिन 49 में आज ही के दिन जो पश्चिमी देश है अपने राष्ट्रों को एक दूसरे की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध करने के लिए वॉशिंगटन डीसी में इकट्ठा हुए नाटो की 75th वर्षगांठ के लिए। फोकस का मेन क्षेत्र क्या था? फिर वही देखिए आ गया, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, कानून, है ना। इस तरह के मूल्यों के प्रति लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो, प्रतिबद्ध हो। और ये हुआ कब है? ये सब कब हो रहा है? जब हाल ही में फिलिस्तीन में भी कुछ ना कुछ झगड़ा चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन के बीच में भी या हमास फिलिस्तीन के बीच में भी, और उधर रूस यूक्रेन में भी चल रहा है। तो यूक्रेन पर रूस के आक्रमण जैसी उभरती चुनौतियों का समाधान करना और नाटो के भविष्य के अनुकूल के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना है। ठीक, तो समझिएगा कि इसकी स्थापना होती 1949 में और इसका मुख्यालय कहाँ है भैया? बेल्जियम, ब्रुसेल्स। वर्ल्ड में अगर टॉप 5 ऐसे देश देखे जाए जिनकी जीडीपी सबसे ज्यादा है, जीडीपी, तो वहां पे आपको नाम मिलेगा बेल्जियम का। बेल्जियम का, जहां पे जीडीपी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अच्छा, है भी क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायमंड का कारोबार बहुत होता है बेल्जियम में, डायमंड, है ना, हीरा का। महासचिव कौन है भैया? स्टोल्टेनबर्ग है। और इसके 32 देश है, हाल ही में 32वां देश जुड़ा है, कौन? स्वीडन जुड़ा है। ठीक, और जब इसकी स्थापना हुई उस समय यूएसए, कनाडा, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल और यूके सहित 10 यूरोपीय देश थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि एट व्हाट रेट हैज आरबीआई केप्ट द रेपो रेट फॉर द 7th कंसेक्यूटिव टाइम। आरबीआई ने लगातार 7वें वर्ष में भी अपनी जो रेपो रेट है वो किस दर पे बरकरार रखा है? 7 साल से रेपो रेट वहीं पे है, बढ़ी नहीं, है ना। लगातार 7 बार से, यानी 7 टाइम इन अ रो आरबीआई हैज नॉट चेंज हिज रेपो रेट। ठीक, और कौन सी रेपो रेट है जो लगातार 7वीं बार, 7 टाइम उन्होंने चेंज नहीं करी है? तो समझिएगा भैया 6.50% पे है और ये लगातार 7 टाइम चल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने, अभी हमने आपको बताया था आरबीआई की स्थापना अप्रैल में हुई थी, 1 अप्रैल 1934-35 के वित्तीय वर्ष से स्टार्ट हुआ था। ये अप्रैल का ही महीना है, ठीक है ना, वहीं से स्टार्ट हुआ था। और इसी में आपसे पूछे क्या कोई आरबीआई के ऐसे गवर्नर भी रहे जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने? तो सबको नाम याद होगा, एक ही नाम, कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जो आरबीआई के गवर्नर थे। बाद में नरसिम्हा राव जी के समय में वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, बाद में 2004 से लेकर 14 तक भारत के प्रधानमंत्री थे, लगातार 2 बार। तो जो इनके गवर्नर है शशिकांत दास जी। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? शशिकांत दास जी। वैसे तो इनका नाम अक्सर आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते होंगे, चर्चा में रहते हैं। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? शशिकांत दास जी है। इन्होंने ब्याज दरों पे जो इनकी एमपीसीएस के फैसले की घोषणा की और इन्होंने कहा है कि हमारा जो रेपो रेट है 6.50 का, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, चेंज किया ही नहीं है। और ये जो मौद्रिक नीति है, इनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, वो 5:1 बहुमत से नीतिगत दर पे ये फैसला लिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 15th सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है भैया। और 15वें विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया? यहाँ पे ये भी याद रखना भैया, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना का प्रारंभ भी किया है, जहां पर जो लोग किसी भी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, चाहे वो लकड़ी का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, चमड़े का काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, बालों से संबंधित काटने का, बाल काटने का, ऐसे काम करते हैं, ये जो लोग हैं इनको स्किल्ड बनाने के लिए एक योजना भी चलाई गई है जिसका नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसमें पहले 5 से 7 दिन का जनरल प्रशिक्षण दिया जाता है, फिर 15 दिन के हाई लेवल का प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद 15,000 रुपए की एक किट दी जाती है। ये जगह जगह पे चल रहा है। अभी हाल ही में कश्मीर में हुआ था ये, और ये बड़ा चर्चा में रहा। ठीक, कश्मीर से ही एक चीज और याद आती है, हाल ही में कश्मीर में जो वहां की जो कैपिटल है श्रीनगर, वहां पे पहली बार फार्मूला 1 रेस आयोजित की गई। कश्मीर में फार्मूला 1 रेस आयोजित की गई। ये भी रखना, पहली बार ऐसा हुआ कि श्रीनगर में कश्मीर फार्मूला 1 रेस हो रही है। अभी तक तो अपने नोएडा में जो गौतम बुद्ध सर्किट वहीं होती थी, इस बार वहां भी हुई है। ये एक बदलाव के लिए दिखाता है कि जहां पे
बंदूकें या आतंकवाद या बम ऐसी चीजें हो रही है, वहां पे फार्मूला 1 रेसिंग हो रही है। ठीक, देखते हैं कौन है भैया। यहाँ पे अधिकतर लोग अडानी, अब एक चीज और भी है, ये चार अगर देखी जाए तो इन चार में तीन कंपनियां ऐसी जिसने, जो भी लोग फाइनेंशियल समझ रखते हैं या जो भी है, उन्होंने नाम रटे होते हैं, जैसे टाटा। आज की डेट में ऐसा कोई नहीं जिसको टाटा नाम ना सुना हो। टाटा, अब कई सारी कंपनियां, टाटा टेलीकॉम भी है, टाटा इनकी कंसल्टेंसी भी, बहुत सारी कंपनियां। अडानी की भी पचासों कंपनियां, सबने नाम सुना होगा, रिलायंस, ये सब ऐसे नाम है, अडानी, रिलायंस, टाटा, जो सबने सुना होगा। लेकिन विश्वकर्मा पुरस्कार इन तीनों में से किसी को नहीं बल्कि इनको मिला है, SJVN। ठीक, SJVN इस कंपनी को मिला है। ठीक, ये इसको मिला है विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा स्थापित 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार में SJVN लिमिटेड को 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते। ठीक भाई, इसको सामाजिक विकास और प्रभाव पैदा करने के लिए अचीवमेंट पुरस्कार मिला है, साथ में पार्टनर्स इन प्रोग्रेस ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया, यानी 2 पुरस्कार इसे मिले। अच्छा, इसमें एक चीज आपने देखी होगी, हालांकि ये बताने की बात नहीं, हम वैसे ही बता चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी जी, वो एशिया के और कुल मिला के भारत के टॉप अमीर आदमियों के लिस्ट में नंबर 1 पे हैं, और ये भी कई वर्षों से हैं। लेकिन बस एक पॉइंट याद रखना है कि वैसे, हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, भारत में अरबपति जो है, अरबपति जिन्हें बोलते हैं, उनकी संख्या पिछले साल थी इतनी 169, इस बार कितनी हो गई है 200, यानी 31 लोग हमारे यहाँ अरबपति बन गए, ज्यादा बढ़ गए। और इसमें भी नंबर 1 पे कौन है, मुकेश अंबानी। हालांकि जो 200 लोग अरबपति हैं, इसमें मुकेश अंबानी भारत में इकलौते ऐसे अरबपति हैं जिनकी नेटवर्थ 100 अरब से ज्यादा है। यानी समझिएगा, जितने भी लोग अरबपति हैं, किसी के पास 89 है, किसी के पास 70 अरब है, लेकिन 100 अरब से ज्यादा केवल एक ही हैं, जो है कौन, हमारे मुकेश अंबानी। और टॉप 10 में सुनीता जिंदल एकमात्र ऐसी हैं जो महिला है। और बड़ा एक बायजूस नाम सुना होगा, तो इनके जो रविंद्र जी हैं, वो इस सूची से रिसेंटली हटे हैं। ठीक, चलिए आगे आते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री की बात थी, लेकिन इसका आंसर क्या है, SJVN। 2 पुरस्कार इनको कैटेगरी में मिले हैं। चलिए अगला आते हैं। CCI स्नूकर क्लासिक का टाइटल किसने जीता है? ये टाइटल वही है जो कई बार के बिलियर्ड और स्नूकर के चैंपियन हैं। ये वो हैं जिन्हें हाल ही में भारत का इकलौता हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया खिलाड़ी घोषित किया गया है। हॉल ऑफ फेम जैसे क्रिकेट में होता है हॉल ऑफ फेम, यानी क्रिकेट के इतिहास का महानतम खिलाड़ी, उसी तरह बिलियर्ड के इतिहास के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय भी यही है। और ये नाम है, सबने खूब नाम सुना इसका, पंकज आडवाणी का। पंकज आडवाणी, अभी मार्च में ही इनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। विश्व के महानतम सूची में इनको भारत का महानतम खिलाड़ी माना गया है बिलियर्ड स्नूकर का। तो पंकज आडवाणी ने CCI स्नूकर क्लासिक का जो किताब जीता है। विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी ने मुंबई में CCI स्नूकर क्लासिक के दौरान अपना दबदबा कायम रखते हुए टाइटल अपने नाम किया है। फाइनल में पंकज ने कमल चावला को 8-3 से हराया। पंकज आडवाणी ने पिछले 2 वर्षों में CII स्नूकर क्लासिक का खिताब जीता है, और अब बिलियर्ड का भी खिताब इनके पास है। बिलियर्ड स्नूकर दोनों के ही खिताब लगातार ये जीत रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन भी है भाई, याद रखना। और अगली खबर हमारे शैतान पड़ोसी की ओर से। हमने कहा अपने 2 पड़ोसी, एक दुष्ट एक शैतान, तो थोड़ा सा एक शैतान है, कौन? जंगनान, जो हाल ही में खबरों में भारत के किस राज्य का चीनी नाम है? आप समझो, भारत के एक राज्य का नाम चीनी नाम है। और ऐसा नहीं कि हमने रख दिया, ये एक तरफा है, हम अपने मनी से लिखे ले रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, जैसे क्या होता था एक समय, चीन के जो वो थे सैनिक, वो क्या करते थे, स्प्रे पेंट ले आते थे। नहीं, होली में हम लोग इसे स्प्रे मार देते हैं। वो भारतीय सीमा में जहां जहां घुस पाते थे, वहां पे जाके स्प्रे पेंट से अपनी चीनी प्रोडक्ट के ऐड के नाम लिख देते थे, ये दिखाने के लिए देखो ये हमारा इलाका है, हमारे यहाँ पे ऐड है, इस तरह की चीजें, या ये चीन का इलाका, मतलब ये इस तरह की छोटापन वाली हरकत। तो क्या भैया, जंगनान, ये हाल ही में खबरों में है, ये भारत के एक राज्य का चीनी नाम है। अब आप इतना तो जानते होंगे कि भारत और चीन जो है, थोड़ा सा इसमें सीमा विवाद है, ठीक है।
सीमा विवाद है, तो उसमें एक राज्य पे निगाह हमेशा चीन की रहती है। अब सीधी सी बात है, चाइना की निगाह कहाँ होगी? बिल्कुल सीमा पे सटे राज्य की। अब उसकी निगाह यूपी में तो हो नहीं सकती है, बिहार में तो हो नहीं सकती है, और अच्छा हुआ यूपी बिहार में नहीं है, वरना तो गड़बड़ी हो जाए, है ना? तो अब क्या वो अरुणाचल प्रदेश पे अपनी निगाह रखता है। तो देखते हैं भैया इसका आंसर क्या है। भारत सरकार ने अरुणाचल में राज्यों के स्थानों के नाम बदलने के चीनी के मूर्खतापूर्ण प्रयासों को खारिज कर दिया है। अब चाइना वाले क्या कह रहे हैं? चाइना वाले जो हमारा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, उसका नाम चेंज कर रहे हैं, उसमें कई जगह के नाम रख रहे हैं अपनी चीनी स्टाइल में कि साहब ये तो हमारे इलाके हैं। और याद करिए अभी ओलंपिक में यही तो किया था, उन्होंने 2 खिलाड़ियों को हम लोगों के वीजा देने से मना कर दिया था। अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ी थे, बोले इनको वीजा काहे दें, ये तो हमारे ही देश के खिलाड़ी हैं, है ना? कुछ विवाद भी हुआ था, आपको याद होगा। आगे देखते हैं। चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने जंगनान यानी अरुणाचल प्रदेश का चीनी नाम यानी अरुणाचल प्रदेश, हमने कहा था चाइना की सीमा से सटा हुआ है, और यहाँ भी तवांग का इलाका जो है उसको वो ज्यादा विवादास्पद मानता है कि मानकीकृत भौगोलिक नामों की चौथी सूची जारी की। अब इसने क्या किया? अरुणाचल प्रदेश में कई अरुणाचल प्रदेश की जगह को अपने नक्शे में दिखा दिया और उनका बाकायदा चाइनीज नाम लिख दिया। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 30 और जगहों के नाम जारी किए। आप समझ रहे हैं? अपने मनी से चाइना वाले जो है अपना एक नक्शा बनाए जिसमें अरुणाचल प्रदेश को अपने अंदर दिखाएं और उसके जो है 30 जगहों के नाम रख दिए चाइनीज वाले। अप्रैल 2023 में जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों की तीसरी सूची जारी की थी, यानी पहले ये 11 स्थानों की तीसरी सूची जारी कर चुके हैं, अब की बार इन्होंने चौथी सूची जारी की है। ठीक, केंद्र सरकार ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। अरे भाई, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सीधी सी बात है। वहां के डीएम एसडीएम कौन है? भारत सरकार के हैं, चाइना के तो है नहीं। तो जब वहां के मुख्यमंत्री, विधायक और सिपाही से लेकर वहां पे थानेदार और जितने भी लोग हैं वो सारे भारत के नागरिक हैं, पेमेंट भारत सरकार से मिल रही, तो ये चाइना का हिस्सा कैसे हो गया? पता नहीं भाई, वो लोग बैठे बैठे क्या खुराफात करते हैं। देखते हैं चीन अरुणाचल प्रदेश पे अपना दावा क्यों करता है, समझिएगा। चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत के रूप में दावा करता है। ये कहता है ये तिब्बत का एक हिस्सा है, दक्षिण तिब्बत है, और इसे चीनी भाषा में क्या बोलते हैं? जंगनान बोलते हैं। चीन का मुख्य दिल चीन की का थोड़ा सा वैसा लिखा, कोई बात नहीं। चीन की मुख्य दिलचस्पी तवांग जिले में है, जो अरुणाचल के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है और भूटान तिब्बत की सीमा पे है। अब भूटान तिब्बत की सीमा पे कौन है भैया? तवांग। तवांग जिला, तवांग घाटी, इस पर उसका मुख्य दावा है, इस पर उसकी निगाह रहती है। तवांग तिब्बत और ब्रह्मपुत्र घाटी के बीच गलियारे में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तवांग की बात कर रहे हैं। तवांग जो है गदेन नामयाल लहासे तिब्बती बौद्ध धर्म का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, पहला नहीं दूसरा सबसे बड़ा मठ है। और चीन दावा क्या करता है? चीन दावा करता है कि ये तवांग जिले का जो ये मठ है, ये साबित करता है कि साहब ये तिब्बत का एक हिस्सा है, और ये तिब्बत का हिस्सा है तो ये कैसा भैया? दक्षिण में है, तो ये दक्षिण का तिब्बत हो गया। यानी तिब्बत के 2 हिस्से हो गए, दक्षिण और उत्तरी। बोला उत्तरी तो मेरे पास है, ये हिस्सा भारत ने अनऑथराइज्ड कब्जा कर दिया, ये असल में हमारे तिब्बत का ही दक्षिणी हिस्सा है। ठीक, और मैकमोहन रेखा पूर्वी क्षेत्र में तिब्बत को भारत से अलग करती है। ठीक, चलिए, तो अब भाई कुछ क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके वाले, जिसके डायरेक्ट आंसर दिए जाते हैं, ये आपको याद कराने के लिए हमने आपसे कहा था, मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपको हमारे इस वीडियो से याद हो जाते हैं, और 30 दिन में, इसका मतलब 30 दिन में आपको 300 क्वेश्चन याद होते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? ये 1 साल तक अगर आप इस तरह की चीजें देखते हैं तो आपके पास स्टैटिक जीके में जबरदस्त हजारों क्वेश्चन तैयार होंगे। और मोस्टली याद करिएगा, कल वाले वीडियो में हम लोगों ने हिंदी से संबंधित कई क्वेश्चन रखे थे, उसके पहले संविधान से संबंधित, कभी हिस्ट्री से संबंधित, तो अलग अलग फील्ड के स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आज देखते हैं, आज भाई जो है वो कुछ क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन के जोड़े गए हैं। कह रहा विच लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो 8वीं अनुसूची है, उसमें इनमें से कौन सी भाषा को शामिल नहीं किया गया है? तो भैया ये कौन सी भाषा है? राजस्थानी भाषा। ठीक, आपने इस तरह की खूब चीजें सुनी होंगी। हम लोग जब पढ़ाते हैं तो हम लोग अक्सर बोला करते हैं कि साहब ये जो पुरस्कार है साहित्य अकादमी, या ये पुरस्कार जो है, या ये पुरस्कार जो है, ये किसको मिलेगा, किस भाषा में मिलेगा? तो हम लोग अक्सर बोलते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से किसी एक भाषा को ये पुरस्कार मिल सकता है ना? ये वही वाला भाई 8वीं अनुसूची है।
चलिए आगे देखते हैं भैया, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा देखिए एक चीज और समझ लीजिएगा, जो ये संविधान की अनुसूची है इसमें कुल मिला के 22 भाषाएं, कितनी भैया 22, 8वीं अनुसूची में। हालांकि मूल रूप से केवल 14 थी, मूल रूप से संविधान में केवल 14 भाषाएं थी, मतलब 7वीं 8वीं जो हमारी 8वीं अनुसूची थी, मूल रूप से कितनी थी भैया 14 भाषाएं, मूल रूप से, मूल रूप से, है ना 14 भाषाएं थी। जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, अनुसूची इसमें मूल रूप से 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं थी, जैसे मान लो असम, या असमिया लिख दे, कुछ भी लिख दे, क्यों भाई। यहाँ पे देखना भैया, जैसे हम लिख रहे हैं असम मतलब असमिया मतलब समझ जाओगे आप लोग, असमिया हो गया, ठीक है ना, बांग्ला हो गया, बांग्ला हो गया, गुजराती हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गई, ये 1 2 3 4 देख लीजिएगा, कुल मिला के 14 भाषाएं थी, है ना। असमिया हो गया, बांग्ला हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, उसके अलावा कन्नड़ हो गया, कश्मीरी हो गया, मलयालम हो गया, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, यानी और समय के साथ साथ कई भाषाओं को इसमें शामिल करने की मांग होती रहती है। अब सारी भाषाओं को तो शामिल नहीं किया जा सकता, है ना। देखते हैं और देखते हैं, मराठी, मराठी, उड़िया, और यहाँ पे याद रखना संस्कृत, संस्कृत। तभी तो इस बार जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है उसमें एक पुरस्कार राम भद्राचार्य जी को मिला है, और राम भद्राचार्य जी को जब ये सम्मान मिला है तो संस्कृत भाषा में मिला है, ठीक है ना भैया, संस्कृत भाषा में। फिर पंजाबी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, तेलुगु और उर्दू, ये है 14 भाषाएं जिनको मूल रूप से शामिल किया गया था, जिनके लिए कहा गया था भैया मूल रूप से ये भाषाएं जो है संविधान की यही मतलब 8वीं अनुसूची में जुड़ी थी। और बाद में क्या हो गया, बाद में 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, 71वां संविधान संशोधन होता है, संविधान संशोधन होता है 1992 में, और 1992 में अब जो ये 1992 में संविधान संशोधन होता है इसमें 3 भाषाएं और जोड़ दी गई, यानी अभी तक जो 14 थी वो 17 हो गई। इसमें नेपाली, 3 भाषाएं जो जोड़ी गई वो नेपाली, कोंकणी, कोंकणी जो गोवा क्षेत्र में बोली जाती है, कोंकणी अड़ाई से बनेगा भाई। हालांकि कुछ लोग यहाँ पे कहते थे नेपाल के लिए कि भाई नेपाली भाषा क्यों जोड़ दी गई, लेकिन आप जानते हो नेपाल के साथ भारत के संबंध किस तरह के हैं, बड़े भाई वाला भी संबंध है। अब तो रोटी बेटी का भी लोग जो हिंदू धर्म वाले लोग हैं वो इस तरह की भी बात कर रहे हैं, ठीक। तो नेपाली हो गई, मणिपुर हो गई, कोंकणी, और साथ में क्या भैया मणिपुर, मणिपुर, मणिपुरी, ये 3 भाषा भी जोड़ दी गई, ठीक है ना। ये 3 भाषाएं जोड़ दी गई। उसके बाद बाद में 92वां संविधान संशोधन हुआ। ओ चलो भाई कोई बात नहीं, अच्छा चला गया तो इसी में लिखे दे रहे हैं, ठीक। तो उसके बाद वो तो आपने देख ही लिया होगा भाई, है ना। तो 92वां संशोधन हुआ, वो 71वां था, ठीक भैया। 92वां संशोधन हुआ और ये हुआ 2003 में।
और फिर 4 भाषाएं जोड़ दी गई, है ना। ये हुआ 2003 में और इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, यानी मूल में थी 14, उधर जोड़ी गई 3 और 4 ये हो गया। तो 14 3 17 और 17 4 21, बाद में एक और जोड़ दी गई। ठीक भैया, तो देखते भैया आपकी बात कौन है? बोडो, 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 संथाली, बोडो, संथाली, उसके अलावा भैया मैथिली और डोंगरी। तीसरी भैया मैथिली, मैथिली और चौथी डोंगरी। ये 4 भाषाएं और जोड़ ली गई। ठीक भैया, चलिए तो बस भाई, हालांकि एक भाषा रह गई, सिंधी भाषा रह गई, ठीक है। तो एक भाषा और रह गई, सिंधी भाषा, है ना। एक भाषा और रह गई, सिंधी वाली। तो कुल मिला के 22 भाषाएं हो गई जो हमारी 8वीं अनुसूची में आती है। अब वो उधर वाला भाई गायब हो गया, ठीक है ना। तो भाई कुछ और क्वेश्चन थे लेकिन अब वो गायब हो गए हैं। ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हमने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो वीडियो भाई हम लोगों का कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। जल्द मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।